नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा हिमालय काराकोरम क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन और ग्लेशियर मेल्टिंग पर किए गए विस्तृत अध्ययन की। बताएंगे कितना महत्वपूर्ण है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किया गया डीप ओशन मिशन। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की जल आपूर्ति में हो रहा है बदलाव। हिमालय काराकोरम श्रृंखला के ग्लेशियरों पर भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन से मिला सटीक आकलन। आईआईटी दिल्ली ने की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में एमटेक की शुरुआत। युवाओं को इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और बैटरी विकास के क्षेत्र में नया अवसर देगा इंजीनियरिंग का ये नया पाठ्यक्रम। गणितीय मॉडल द्वारा कोविड-19 की तीसरी लहर का पूर्वानुमान। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा तैयार वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं संक्रमण से जुड़े जिलावार नतीजे। और ब्लू इकोनॉमी को बल देने वाले गहरे सागर अभियान को हरी झंडी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद सागर विज्ञान विकास के साथ खुलेंगे रोजगार और व्यवसाय के नए आयाम। जलवायु परिवर्तन के चलते ग्लेशियरों में आ रहे परिवर्तनों पर लगातार शोध किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर के एक शोधकर्ता दल द्वारा क्लाइमेट वार्मिंग, वर्षा परिवर्तन और ग्लेशियरों के सिकुड़ने पर किए गए विस्तृत अध्ययन के नतीजे प्रकाशित किए गए हैं। हिमालय काराकोरम श्रृंखला पर आधारित इस शोध के मुताबिक सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों में जल आपूर्ति में आ सकता है बदलाव। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। दक्षिण एशिया का हिमालय काराकोरम क्षेत्र, पृथ्वी के सबसे ज्यादा ग्लेशियर वाला ये पर्वतीय क्षेत्र एशिया का वाटर टावर या तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव इस क्षेत्र को भी प्रभावित कर रहा है। ऐसे में इस पर्वतीय क्षेत्र से प्राप्त जल संसाधनों की प्रतिक्रिया को समझना बहुत अहम हो जाता है, जिस पर लगभग 1 अरब आबादी निर्भर करती है। इस कड़ी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर मोहम्मद फारूक आजम की अगुवाई में शोध दल ने एक व्यापक अध्ययन किया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की इंस्पायर फेलोशिप द्वारा समर्थित इस शोध में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने से जुड़ी खामियों की पहचान की गई और इन खामियों को दूर करने के लिए संभावित समाधानों को भी रेखांकित किया गया है। इस शोध में क्लाइमेट वार्मिंग, वर्षा परिवर्तन और ग्लेशियरों के सिकुड़ने के बारे में ज्यादा सटीक समझ विकसित करने के लिए 250 से ज्यादा शोध पत्रों के परिणामों को इकट्ठा किया गया। देखा गया कि हिमालय काराकोरम श्रृंखला में बर्फ और ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों में जल आपूर्ति में बदलाव हो रहा है। ग्लेशियर हिमालय में जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष संकेतक हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने के लिए कुछ हिमनदों का अवलोकन किया जा रहा है। वैज्ञानिक उच्च ऊंचाई वाले मौसम विज्ञान, ग्लेशियर द्रव्यमान संतुलन, बर्फ की मोटाई में बदलाव और गतिशीलता के साथ ग्लेशियर जल विज्ञान का निरीक्षण करते हैं। इन अवलोकनों से यहाँ के ग्लेशियरों के बारे में समझ तेजी से बढ़ी है। हालांकि यह दुनिया की अन्य पर्वत श्रृंखलाओं की तुलना में कम है। ग्लेशियो हाइड्रोलॉजी ऑफ द हिमालय काराकोरम के नाम से साइंस पत्रिका में प्रकाशित इस शोध पत्र के अनुसार कुछ अपवादों और भारी अनिश्चितताओं के साथ इन नदियों में कुल नदी जल प्रवाह ग्लेशियर के पिघलने और मौसम प्रवाह में 2050 तक बढ़ोतरी का अनुमान है, जिसके बाद धीरे धीरे जल प्रवाह धीमा होकर रुक सकता है। इससे बचने के लिए नीति निर्माताओं को कृषि, पनबिजली, पेयजल, स्वच्छता और टिकाऊ जल संसाधन प्रबंधन के लिए नदियों की वर्तमान स्थितियों और भविष्य में संभावित बदलावों के आकलन की जरूरत है। ये साफ है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते हिमालय की हिमनदों का द्रव्यमान घट रहा है। हालांकि पूरे हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर सिकुड़न दर एक समान नहीं है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जलवायु भिन्न होती है। संपूर्ण हिमालय श्रृंखला पर प्रभाव को समझने के लिए हमें विभिन्न जलवायु व्यवस्था से अवलोकन के लिए और अधिक ग्लेशियरों का चयन करने की आवश्यकता है। ऐसे स्थानीय अध्ययन भी भविष्य में ग्लेशियर विकास के लिए बड़े पैमाने पर मॉडल विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
शोध दल ने चिन्हित खामियों को दूर करने के लिए एक चरणवार रणनीति की सिफारिश की है, जिसके तहत निगरानी नेटवर्क के विस्तार के तौर पर चुनिंदा ग्लेशियरों पर पूर्ण रूप से ऑटोमेटिक मौसम केंद्र स्थापित करना, ग्लेशियर क्षेत्र और मात्रा, ग्लेशियर के स्वरूप, मेल्टिंग आदि प्रक्रिया की जांच के लिए तुलनात्मक परियोजनाओं का विकास। इसके अलावा इन अध्ययनों की जानकारी को भावी बदलाव के अनुमानों में अनिश्चितता की कमी के लिए ग्लेशियर हाइड्रोलॉजी के विस्तृत मॉडलों को लागू करना शामिल है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में छात्रों के लिए अब एक और नया पाठ्यक्रम जुड़ गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में पोस्ट ग्रेजुएट कार्यक्रम लॉन्च किया है। संस्थान के सेंटर फॉर ऑटोमोटिव रिसर्च एंड ट्राइबोलॉजी द्वारा शुरू किए गए एमटेक पाठ्यक्रम में छात्र इस शैक्षणिक सत्र से अप्लाई कर सकते हैं। ये कार्यक्रम छात्रों को तेजी से उभर रहे इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में भविष्य के बेहतर अवसर प्रदान करेगा। एक रिपोर्ट। इलेक्ट्रिक वाहन आज पूरी दुनिया में पर्यावरण संरक्षण की जरूरत बनते जा रहे हैं। भारत में भी इन वाहनों को कई सरकारी योजनाओं के तहत राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। तेजी से उभरते इस नए उद्योग में इंजीनियरिंग से जुड़ी कई विधाओं की विशेषज्ञता की जरूरत पड़ती है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के सेंटर फॉर ऑटोमोटिव रिसर्च एंड ट्राइबोलॉजी कार्ट ने अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में एमटेक कार्यक्रम की शुरुआत की है। 2021-22 शैक्षणिक सत्र से शुरू किए जा रहे इस कार्यक्रम द्वारा इंजीनियरिंग में स्नातक छात्रों को इलेक्ट्रिक वाहन से जुड़ी इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे न सिर्फ युवाओं के लिए नए अवसर बढ़ेंगे, बल्कि पर्यावरण अनुकूल वाहनों के निर्माण क्षेत्र को भी कुशल मानव संसाधन मिल सकेगा। एमटेक कोर्स करिकुलम हमने ऐसे डेवलप किया जो कि इंडस्ट्री वालों के लिए सूटेबल है। सो इसलिए हम 20 स्टूडेंट हम लेंगे जो कि बीटेक के बाद आएंगे और 10 जो स्पॉन्सर्ड होके आएंगे डिफरेंट इंडस्ट्री से। सो जो कोर्स करिकुला हमने बनाया ईवी इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए ऐसे कोर्स करिकुलम बनाया जो कि इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है। सो जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोडक्शन सब बच्चे सीख पाएंगे। सो जैसे कि आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो देखेंगे उसमें जो मेजर कंपोनेंट है, सो ये स्टार्ट होता है चार्जर, बैटरी, देन कन्वर्टर, देन आपका पावर ट्रेन, ड्राइव टेक्नोलॉजी। 2 साल के इस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी परास्नातक कार्यक्रम में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग साइंस या इंजीनियरिंग में से किसी भी विषय में 4 साल की स्नातक डिग्री वाले अभ्यर्थी और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन तथा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग किसी भी एक पाठ्यक्रम में गेट पास करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इनके अलावा विभिन्न उद्योगों, शैक्षणिक संस्थानों या सरकारी संगठनों द्वारा प्रायोजित उम्मीदवार भी पाठ्यक्रम में हिस्सा ले सकेंगे। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एमटेक कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रिक वाहन, ड्राइव ट्रेन, चार्जर और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी ऊर्जा भंडारण, बैटरी प्रबंधन प्रणाली, ऊर्जा भंडारण तत्वों की दोबारा उपयोगिता, विश्वसनीयता, ऑटोमोटिव हेल्थ मॉनिटरिंग, ऑटोमोटिव एनवीएच, वाहन गतिशीलता, स्वायत्त और जुड़े हुए वाहन, वाहनों की टेलीमैटिक्स और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सामग्री से जुड़ी पढ़ाई के साथ साथ प्रयोगशाला अभ्यास कराया जाएगा। वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, डिजाइन भी कर सकते हैं। सो बेसिकली ये नया प्रोग्राम का लक्ष्य। दिस इज ए फर्स्ट प्रोग्राम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में एमटेक डिग्री देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोशन कर रहे हैं। सो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्ट करें। सो नाउ जब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्ट करें, सो मैन पावर डेवलपमेंट भी एक इम्पोर्टेंट है। सो साइमल्टेनियसली हमको मैन पावर डेवलपमेंट करना है। सो यहाँ से जो बच्चा एक्सपीरियंस लेके निकलेगा, सो ही विल बी एक्सपर्ट इन ए पर्टिकुलर एरिया। ओके, सो एक्सपर्ट होने के बाद उसका डेफिनेटली आई एम श्योर
इंडस्ट्री में उनका ऑब्जर्वेशन बढ़ जाएगा। 2 साल के इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद विकसित विशेषज्ञता के आधार पर अभ्यर्थी इलेक्ट्रिक वाहन के मूल उपकरण निर्माता उद्योगों, मोटर वाहन उद्योग, बैटरी निर्माण इकाइयों, BMS उद्योग, इलेक्ट्रिक मोटर डिजाइन और निर्माण उद्योग सहित इस क्षेत्र से जुड़े अन्य उद्योगों में नौकरी पा सकते हैं। वक्त की जरूरत को देखते हुए इस नए परास्नातक कार्यक्रम को अकादमी और उद्योग से जुड़े अग्रणी पेशेवरों के सहयोग से डिजाइन किया गया है। कार्ट, बैटरी चलित वाहनों, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों, भंडारण और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों आदि के क्षेत्र में उच्च स्तर का अनुसंधान और विकास कर रहा है। ऐसे में एनटेक छात्रों को यहाँ अत्याधुनिक प्रयोगशाला, सिमुलेशन सुविधा के साथ काम करने का अवसर मिलेगा, जहां वो अपने नए आइडियाज को साकार रूप दे सकते हैं और अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ज्ञान विज्ञान में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द वापस लौटते हैं। अनुच्छेद 139 वैधानिक अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के अधिकार से संबंधित है। संसद कानून पारित कर सर्वोच्च न्यायालय को निर्देश, आदेश या रिट जारी करने के अधिकार दे सकती है। इनमें हिबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो और सर्च्योरेरी शामिल है। ये आदेश आर्टिकल 32 के क्लॉज 2 में उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा किसी भी विषय पर हो सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। कोरोना की दूसरी लहर अब खत्म होती दिख रही है, लेकिन इस बीच तीसरी लहर की चेतावनी ने एक बार फिर चिंताएं बढ़ा दी हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के वैज्ञानिकों ने अपने गणितीय मॉडल द्वारा अब तीसरी लहर के बारे में भी सटीक आकलन किया है, जिसके आधार पर तीसरी लहर के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इस पूर्वानुमान सहित संक्रमण से जुड़े अन्य आकलन भी IIT द्वारा तैयार विशेष वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण अभी खत्म होता नजर नहीं आ रहा। मौजूदा हालात को देखते हुए विशेषज्ञ तीसरी लहर आने की भी चेतावनी जारी कर चुके हैं। दूसरी लहर के बाद लोगों में चिंता होना स्वाभाविक है कि ये लहर कब आएगी और कितना प्रभावित करेगी। कोरोना संक्रमण पर लगातार नजर रखते आ रहे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के वैज्ञानिकों प्रोफेसर महेंद्र वर्मा और प्रोफेसर राजेश रंजन की टीम ने दूसरी लहर के विस्तृत आंकड़ों का उपयोग कर कोरोना लहर पूर्वानुमान का एक गणितीय मॉडल तैयार किया है और इससे प्राप्त नतीजों को सार्वजनिक करने के लिए एक वेबसाइट covid19-forecast.org विकसित की, जहां जिलेवार कोरोना संक्रमण की पीक, उसके प्रभाव, मृत्यु दर और खत्म होने के पैटर्न को देखा जा सकता है। इस मॉडल के आधार पर वैज्ञानिकों ने तीसरी लहर का भी पूर्वानुमान लगाया है। तो हमने क्या किया कि जो सेकेंड वेव से हमारी जो भी हमारी इस बीमारी के, इस एपिडेमिक के जो भी पैरामीटर्स आए, जो कि रिप्रोडक्शन नंबर आया, हमने ये एज्यूम किया कि 15 जुलाई को मान लो कि पूरा भारत खुल जाता है। तो उस हिसाब से अगर हम उसी बीमारी के उसी पैरामीटर को लेते हैं जो कि सेकेंड वेव में था, तो एक सिनारियो आती है, एक सिचुएशन आता है कि उसमें बताता है कि वो जो है वो पीक अक्टूबर के करीब आ सकती है। अब हम क्या करते हैं कि जो रिप्रोडक्शन नंबर सेकेंड वेव में आया था, हम उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। जो रिप्रोडक्शन नंबर बढ़ने से जो पीक जो है वो लगभग सितंबर में ही आ जाती है और पीक की हाइट भी काफी अधिक होती है, जो कि मतलब नॉर्मल सिचुएशन से काफी अधिक होती है। और तीसरी सिचुएशन हम करते हैं कि अगर मान लीजिए लोग ज्यादा केयरफुल रहते हैं, मास्क पहन के घूमते हैं, तो उसमें एक तीसरी सिचुएशन बनती है और वो काफी अच्छी सिचुएशन है कि ये जो डेट है पीक का, वो लगभग अक्टूबर एंड नवंबर के करीब चला जाता है। तीसरी लहर के संदर्भ में इस SIR मॉडल में मौजूद संक्रमण स्थिति, पिछले वर्ष और इस वर्ष के पीक की तुलना, दैनिक केस मृत्यु दर और दैनिक परीक्षण आंकड़ों का अवलोकन किया गया है।
जैसा कि 15 जुलाई तक देश में पूरी तरह अनलॉक्ड होने की उम्मीद है, उसके आधार पर अक्टूबर में तीसरी लहर का पीक आने का पूर्वानुमान बन रहा है। हालांकि ये दूसरी लहर की तुलना में कम स्तर की होगी। वहीं अगर वायरस म्यूटेट करता है तो तीसरी लहर की पीक सितंबर में आ सकती है। तीसरा पूर्वानुमान कहता है कि अगर हम इस बीच कोरोना उचित व्यवहार का पालन करते हैं तो तीसरी लहर की गंभीरता को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इस मॉडल में टीकाकरण आंकड़ों को अभी नहीं जोड़ा गया है, जिससे नतीजे और ज्यादा सकारात्मक हो सकते हैं। तो सबसे अनुरोध ये है कि जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अभी तक हमें ये नहीं पता है कि हर्ड इम्यूनिटी आई है नहीं आई है, तो तीसरी वेव आने की संभावना पूरी तरह है। लेकिन अगर हम केयरफुल रहें, एक अच्छे नागरिक बने और नागरिक कर्तव्यों का पालन करें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, तो हम काफी हद तक इस तीसरी वेव से बच सकते हैं। IIT वैज्ञानिकों द्वारा तैयार ये मॉडल आम जन को कोरोना संक्रमण की सटीक जानकारी उपलब्ध करा रहा है, जिसके आधार पर स्थिति का सही आकलन कर उचित रोकथाम की जा सकती है। हालांकि इस पूर्वानुमान और अन्य विशेषज्ञों के मुताबिक सबसे जरूरी है कि अनलॉक्ड होने के बाद भी हम लापरवाही न बरतें, तो संक्रमण को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। हमारी लापरवाही तीसरी लहर को अनुमान से ज्यादा घातक बना सकती है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने गहरे समुद्र अभियान को मंजूरी दे दी है। भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की यह महत्वाकांक्षी परियोजना देश की ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करेगी। व्यापार और रोजगार के कई नए क्षेत्र खुल जाएंगे और समुद्री प्रौद्योगिकी का और बेहतर विकास होगा। इस मिशन को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। क्या है ये डीप ओशन मिशन और कितना जरूरी है, जानकारी दे रही है ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। पृथ्वी के लगभग 70% भाग पर महासागर मौजूद हैं और इनकी गहराइयों के करीब 95% हिस्से के बारे में हम अभी तक नहीं जान पाए हैं। जैसे जैसे धरती पर मौजूद संसाधनों में कमी आ रही है और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने का खतरा बढ़ रहा है, वैज्ञानिकों ने महासागरों की अथाह गहराइयों में विकल्प तलाशने का काम शुरू किया। समुद्र मत्स्य उद्योग, जलीय कृषि, पर्यटन और व्यापार परिवहन के साथ जलवायु भंडार के रूप में तो हमेशा से पृथ्वी पर जीवन का आधार रहे हैं। साथ ही इनकी गहराइयों में खनिज जैसी जानी अनजानी संपदा का भंडार भी मौजूद है, जो दीर्घकालिक रूप में मानव जीवन के काम आ सकता है। इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2021 से 2030 के दशक को महासागर विज्ञान के दशक के रूप में घोषित किया है। भारत भी उन कुछ राष्ट्रों में से एक है जो सतत विकास के लिए महासागर अभियानों पर लंबे समय से काम करता आ रहा है। इसी कड़ी में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत अब महत्वपूर्ण गहरे सागर अभियान को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। 5 साल की अवधि और 2 चरण में लागू किए जाने वाले इस अभियान पर 4077 करोड़ का खर्च आएगा। महासागर वैश्विक जीडीपी में 5% का योगदान करते हैं और 35 करोड़ लोगों को महासागरों से जीविका प्राप्त होती है। महासागरों के इकोसिस्टम का संरक्षण करते हुए उसके संसाधनों का इस्तेमाल ही ब्लू इकोनॉमी कहलाता है, जिस पर अब जोर दिया जा रहा है। भारत की 7,517 किलोमीटर लंबी तटरेखा के तटीय क्षेत्रों में देश की लगभग 30% आबादी निवास करती है, जिसकी जीविका का प्रमुख साधन महासागर हैं। यह भारत के ब्लू इकोनॉमी मिशन को महत्वपूर्ण बना देता है, जिसे गहरे सागर अभियान से मजबूती मिलेगी। इस मिशन के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं, जिनमें गहरे समुद्र से खनन और मानव युक्त पनडुब्बी के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास, महासागर जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं का विकास, गहरे समुद्र में जैव विविधता की खोज और संरक्षण के लिए तकनीकी नवाचार, गहरे समुद्र में सर्वेक्षण और अन्वेषण, समुद्र से ऊर्जा और ताज़ा पानी और समुद्री जीव विज्ञान के लिए उन्नत समुद्री स्टेशन स्थापना शामिल है। गहरे समुद्र अभियान के उद्देश्यों के तहत समुद्र में 6000 मीटर नीचे मौजूद खनिजों का अध्ययन और सर्वेक्षण किया जाएगा।
हिंद महासागर के मध्य महासागरीय भागों में बहुधातु हाइड्रोथर्मल सल्फाइड जैसे खनिजों के संभावित स्थलों का पता लगाकर उनकी पहचान की जाएगी। जलवायु परिवर्तन एवं समुद्र के जल स्तर के बढ़ने सहित गहरे समुद्र में होने वाले परिवर्तनों के बारे में भी अध्ययन किया जाएगा। सूक्ष्म जीवों सहित गहरे समुद्र की वनस्पतियों और जैव संसाधनों के सतत उपयोग पर अध्ययन किया जाएगा। इस तरह के अभियान के लिए अभी सिर्फ अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन ही सक्षम हैं। भारत दुनिया का छठा देश होगा और उसे खुद प्रौद्योगिकी का विकास करना होगा। इसलिए 2 चरणों में पूरा किए जाने वाले इस अभियान के तहत समुद्र प्रौद्योगिकी के विकास के साथ महासागरीय जीव विज्ञान और इंजीनियरिंग में कुशल मानव संसाधन भी तैयार किया जाएगा। ज्यादा बड़े समुद्री क्षेत्र में खनन के लिए आवश्यक स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास में देश के अग्रणी संस्थानों, निजी उद्योगों को नया मौका मिलेगा। उपकरणों, जहाजों के डिजाइन, विकास और निर्माण आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना के चलते लघु और मध्यम उद्योगों, स्टार्टअप्स के विकास को गति मिलेगी। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बड़ी अर्थव्यवस्था वाले आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो सकेगा। ज्ञान विज्ञान में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द वापस लौटते हैं। बौद्ध वृक्ष गया स्थित प्राचीन महाबोधि मंदिर के आंगन में लगा करीब 120 साल पुराना पेड़ बौद्ध धर्म की 4 प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक। कहते हैं इसी जगह महात्मा बुद्ध ने की थी तपस्या और जिस पीपल के नीचे बुद्ध को मिला था ज्ञान, ये बौद्ध वृक्ष है उसी की संतान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और अब नजर डालते हैं विज्ञान के क्षेत्र में होने वाली देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। भारतीय शोधकर्ताओं ने योग आसनों के प्रदर्शन की सटीकता की मात्रा निर्धारण और मापन की गणितीय विधि विकसित की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा योग और ध्यान के विज्ञान और तकनीकी कार्यक्रम सत्यम के समर्थन से ये अध्ययन भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु की बायोमैकेनिक्स लैब में किया गया। इस दौरान 2 साल तक 21 से लेकर 60 वर्ष तक की आयु वाले पुरुष और महिला सहित 60 स्वस्थ प्रतिभागियों का आकलन किया गया। इलेक्ट्रोमायोग्राफी पर आधारित यह गणितीय विधि एक ऐसी नैदानिक प्रक्रिया है जो मांसपेशियों के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करती है और प्रदर्शन की सटीकता समझने और उसमें उपयुक्त सुधार लाने का मार्ग प्रशस्त करती है। कई अन्य संस्थानों के विशेषज्ञों के सहयोग से विकसित इस विधि से योग का अभ्यास करने वाले लोग अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं। यह शोध हाल ही में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा में प्रकाशित किया गया है। विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए मानव जीनोम का 100% अनुक्रमण पूरा कर लिया है। 20 साल पहले मानव जीन कोड को पहली बार क्रैक किया गया था, जिसमें अब वैज्ञानिकों को पूरी तरह सफलता मिल गई है। 2001 में सेलेरा जीनोमिक्स और इंटरनेशनल ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग ने मानव जीनोम का पहला ड्राफ्ट प्रकाशित किया। यह जीनोमिक्स में एक सफलता का क्षण था, जिससे वैज्ञानिकों को मानव विकास और जीव विज्ञान को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली। लेकिन उस समय के वैज्ञानिक 15% जीनोम सीक्वेंसिंग को डिकोड नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनके पास तकनीक नहीं थी। अब एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग टेलोमियर टू टेलोमियर कंसोर्टियम के शोधकर्ताओं ने
पहले सही मायने में पूर्ण मानव संदर्भ जीनोम का अनुक्रमण किया है। यह जीनोमिक्स के एक नए युग की शुरुआत है। इससे लोगों को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार के विकारों के बारे में हमारी समझ में तेजी से वृद्धि होगी। यह बेहतर आनुवांशिक जांच को भी जन्म दे सकता है, जो विभिन्न विकृतियों के इलाज के लिए त्वरित और विशिष्ट नैदानिक परीक्षणों को सक्षम बनाता है। स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में ज्यादा दक्ष बैटरियों के विकास पर काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब हैदराबाद स्थित इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स के शोधकर्ताओं ने लिथियम मेटल ऑक्साइड इलेक्ट्रोड पर कार्बन कोटिंग की एक नई तकनीक विकसित की है। इस विधि से बैटरी का जीवन काल 2 गुना हो सकता है। इससे पहले इसके लिए दूसरे उपाय इस्तेमाल किए जाते थे, जो कि कम प्रभावी और खासे महंगे हैं। ARCI की विधि में ठोस अवस्था में संश्लेषण के दौरान जब हवा में गर्मी पैदा होती है तो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया को न्यूनतम करने के लिए ट्रांजिशन मेटल हाइड्रोक्साइड के बीच में एक कार्बन प्रिकर्सर फंस जाता है। इन इलेक्ट्रोड सामग्रियों के इस्तेमाल से सुरक्षित कार्बन कोटिंग के चलते लिथियम आयन सेल्स का जीवन 2 गुना हो जाने का अनुमान है। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पेस ऐप कैंप 2021 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यहाँ चुने गए 25 प्रतिबद्ध ऐप डेवलपर्स को अंतरिक्ष से पृथ्वी अवलोकन करने में संबंधित कृत्रिम और मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस विकसित करने का मौका मिलेगा। इस 10वें स्पेस ऐप कैंप के लिए उम्मीदवार 8 जुलाई तक आवेदन भेज सकते हैं। इस बार यह कैंप 20 जुलाई से 20 सितंबर तक वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। ESA हर साल दुनिया भर से ऐप डेवलपर्स और विशेषज्ञों को आमंत्रित करता है, जिसका उद्देश्य एजेंसियों द्वारा जमा किए गए पृथ्वी अवलोकन डेटा और सेवाओं पर आधारित स्मार्टफोन या व्यक्तिगत उपकरणों के लिए एप्लीकेशन विकसित करना है, जिसे आम नागरिक इस्तेमाल कर सके। 8 सप्ताह का ये कैंप व्यापक शिक्षण और मोबाइल सॉफ्टवेयर विकास योजना है, जिसमें विजेताओं को नगद और तकनीकी समर्थन पुरस्कारों से भी नवाजा जाता है। इसी के साथ ज्ञान विज्ञान में फिलहाल इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर हम फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।